Hello everyone, welcome to Visionary Classes. We are coming with the new lecture on Unit 1. So आज का लेक्चर भी हम Unit 1 पे पढ़ने वाले हैं जो कि रिमोट सेंसिंग पे होने वाला है। तो Unit 1, ठीक है, ये भी Unit 1 का ही टॉपिक है जो रिमोट सेंसिंग का बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज के लिए। और ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आप सर रिमोट सेंसिंग भी बनाएं, तो हमने ये टॉपिक आज चूज किया है जहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग के बेसिक्स को हम आज जानेंगे कि मतलब रिमोट सेंसिंग होती क्या चीज़ है। देखो, बेसिक्स से ही शुरुआत करो हर चीज़ की, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है मोर एंड मोर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, ठीक है। सो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग जो है दैट इज called as acquisition of any kind of information on Earth's object or any phenomena happening on the Earth without having a physical contact is called as remote sensing, ठीक है। तो इसको विहंग दृष्टि भी बोलते हैं। जैसे कि कोई चिड़िया अगर उड़ रही है आसमान में, ठीक है, चिड़िया का संस्कृत वर्ड है विहंग। दृष्टि मतलब आंख, ठीक है। चिड़िया देख पा रही है जमीन पे कौन सी चीज हो रही है एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। हवा में उड़ते हुए चीजों को देख सकती है। तो वोल्केनिक इरप्शन अगर कहीं हो रहा है तो चिड़िया वहां नहीं जाएगी, उसको दिख जाता है वो चीज, ठीक है। शी कैन फील, ओके। तो एक्विजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो? एक्विजिशन मतलब पाना किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसके बारे में? अर्थ के ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं और एनी फेनोमेना हैपनिंग ऑन द अर्थ विदाउट हैविंग ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, टच नहीं कर रहे हो, सेंस कर रहे हो। अब रिमोट मतलब क्या होता है? अगर डिक्शनरी मीनिंग बोला जाए तो दूर। सेंसिंग मतलब क्या है? फील करना। दूर के वस्तुओं को फील करना रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। विदाउट हैविंग ए फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये भी याद रखना, टच नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसा में टच नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी रिलेटेड टू अपना रिमोट सेंसिंग है। ये होता क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है। एक्चुअल में साइंस नहीं, साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक, ठीक है। which deals with the problem related to geology, geography, cartography, geophysics, geochemistry, bioscience, hydrology, related to branches of science and engineering. अब जियोलॉजी मतलब क्या है? भू विज्ञान, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में जानना है, जियोलॉजी। ज्योग्राफी क्या है? जो अर्थ के सरफेस पे जो फेनोमेना हो रहा है उसके बारे में जान रहे हो। कार्टोग्राफी क्या है? मैपिंग। जियोफिजिक्स समझ रहे हो? जियोफिजिक्स मतलब जहाँ पे जियोलॉजी फिजिक्स के साथ। जियोकेमिस्ट्री, एलिमेंट्स, मिनरल्स, रॉक्स, समझ में आया? बायोसाइंसेस, प्लांट्स का ग्रोथ, एनिमल्स का प्रोसेस जो चल रहा है वो सब, ठीक है। हाइड्रोलॉजी, पानी, रिवर्स कैसे बह रहे हैं, कहाँ पे कैसे पानी निकल रहा है कहाँ से, ठीक है। एंड रिलेटेड टू बेंचेस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो उसमें भी यूएस होता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स है ये आपको याद रखने। व्हाट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स? कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। साइंस का नाम पूछेगा, क्या काम करता है वो पूछेगा, सब चीज पूछ सकता है। तो बी स्पेसिफिक एंड क्लियर व्हाइल गोइंग टू एग्जाम, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग से। रिमोट सेंसिंग का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ये पढ़ते हैं। पहले क्या हुआ, 1840 में एक बैलूनिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, पिक्चर्स लिया, क्या, ग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। कहाँ से? न्यूली इन्वेंटेड फोटोग्राफ से। तो ये भी एक तरीके का रिमोट सेंसिंग था, क्योंकि दूर से आप ले रहे हो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्ल्ड वार में जो हमारे अमेरिका थे, जो बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, रशियन आर्मीज को देखने के लिए, रशियन आर्मीज को जो देखने के लिए, जो कि मूव कर रहे होते हैं, उनका हलचल देखने के लिए ये क्या करते थे, वर्ल्ड वार टू में रडार का यूज करते थे, ठीक है, एंड सोनार का यूज करते थे। अब रडार क्या है, सोनार क्या है, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये आप जाके पढ़ो, यही आपका जॉब है। सिर्फ हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं, इनके फुल फॉर्म पढ़ो जाके, एग्जाम्स में आ सकते हैं। रडार एंड सोनार, ठीक है। और थर्मल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब बॉडी की थर्मल एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते थे।
हर एक बॉडी का अपना एक गर्मी होता है, अपना एक एनर्जी वो रेडिएट करता है, ठीक है। तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते थे, इस तरीके के सेंसर्स इन्होंने बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ताकि अपने दुश्मनों को ये पहचान सके। कौन? सुपर पावर यूएसए। फिर आता है आपका फोटोग्राफी। फ्लाइट्स 1855 से 1918 में हुआ। रैपिड डेवलपमेंट इन फोटोग्रामेट्री, फोटो का जो लेना, ठीक है, दैट इज फोटोग्रामेट्री, ठीक है, 1989 से 1039, ठीक है, 1939, ये 1939 है, जीरो नहीं है, ठीक है, 1939। फिर 1939 से क्या हुआ, मिलिट्री इम्परेटिव्स, मिलिट्री में यूज होने लगा बहुत ज़्यादा 1939 से 1945, जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था। फिर कोल्ड वॉर्स हुए, ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न आया 1971 तक। फिर न्यू एज, ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ न्यू एज। अब ये ड्राइंग्स ऑफ न्यू एज कोई पूछेगा क्या होता है, भाई मैप, मैप को चित्र की तरह अंका जाता है, ठीक है, कैसे? रिमोट सेंसिंग से, ठीक है। एंड कॉमर्शियलाइजेशन एंड जियो लोकेशन। कॉमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ कि एक सामान दूसरे सामान जगह पे पहुंचाना है तो आपको क्या चाहिए, कोई एक रूट चाहिए ना, कोई एक मैप चाहिए, कौन सा सामान कहाँ पे मौजूद है, ये सब देखने के लिए भी आपको कुछ चाहिए ना टूल, तो वो भी रिमोट सेंसिंग करता था कि दूर से देख सकता था कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, ताकि थोड़ा ईजी हो। जियो लोकेशन, जैसे कि आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, दिस इज वेरी वेरी ईजी। गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, जियो लोकेशन ही है, एक तरीके से आपको लोकेशन ही निकाल के दे रहा है, ठीक है। और फिर तो एवरीवेयर की बात की जा रही है, तो एवरीवेयर मतलब 2000 के बाद तो सब जगह मौजूद है। आपका डे टू डे लाइफ में रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है, आपको पता नहीं है। आप मैप देखते हो, ठीक है, आप वेदर देख रहे हो, आपके फ़ोन में बहुत चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, वो वेदर जो फोरकास्टिंग हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रिमोटली सेंस हो रहा है सैटेलाइट के द्वारा, तब आपके पास वो मौजूद होता है, ठीक है, तब आपके पास आता है। कोई भी डाटा गैदर हो रहा है, आप घर बैठे बैठे बहुत चीज़ें गैदर कर पा रहे हो। वो कैसे गैदर कर पा रहे हो? क्योंकि आप रिमोट सेंसिंग टूल्स का यूज कर रहे हो, तभी आप इसको गैदर कर पा रहे हो, ठीक है। तो this way remote sensing has been developed from 1840s to till day, ठीक है, और आगे आने वाले फ्यूचर में और एडवांस होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। आप एक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हो 21st सेंचुरी में, और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर यू। तो ये आप जरूर जानो कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, ठीक है। ये कहानी था। नाउ बिगिंस विद द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से शुरुआत करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक फिगर देख लो, पहले सन है, इंसिडेंट एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो ग्राउंड में टकरा रहा है, एक हो रहा है डिफ्यूज्ड एनर्जी पैदा हो रहा है, एक एब्जॉर्ब हो रहा है और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तीन चीजें हो रही है, आया समझ में? तो पहला कंपोनेंट एब्जॉर्ब, दूसरा कंपोनेंट तुम्हारा एमिट, और तीसरा कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, अब आप पूछोगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आ गया सर? देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हो क्योंकि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, तभी आप देख पा रहे हो, या तो आप एक आर्टिफिशियल लाइट उस पर डाल रहे हो तभी आप देख पा रहे हो। अब वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपका आंखें देख पा रही है, इसलिए आपको वो चीज़ वैसा दिख रहा है। जैसे कि आप लैपटॉप के सामने बैठ कर अभी मेरा ये वीडियो देखने वाले हो, तो इससे जो लाइट निकल रहा है, ये ग्रीन येलो ब्लू कलर जो निकल रहा है, ये उस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हो, नहीं तो नहीं देख पाते। आपका आंख भी एक तरीके से रिमोटली सेंस कर रहा है चीजों को, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग। अब बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आई गॉड नोस, ये बहुत ही इजी चीज है। अब ये लाइट्स जो हुए, ये कितने तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विजिबल होते हैं वही आपको दिखेंगे, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के तो इतने ही लाइट है भाई, विवगॉयर जो बोलते हैं हम, ठीक है, विवगॉयर, दिस इज विवगॉयर, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, विव, ठीक है, ठीक है, विवगॉयर, ठीक है, देखो मैंने कलरफुल कर दिया इसको, ठीक है, इसमें वाई नहीं दिख रहा होगा तो वाई है बीच में, तो विवगॉयर है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विवगॉयर क्या होता है, ठीक है, ये तो नहीं बताऊंगा, ये बचपन है, रेनबो है, कहानी है, वही सब है, तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो एनर्जी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, उसका एक लंबा सा स्पेक्ट्रम है, बचपन में पढ़ चुके 12th क्लास में,
वो अपना एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स तक जाता है। ठीक है, बहुत लंबा है। ठीक है, तो वो कहानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस पे जब भी टकराता है तो कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ डिफ्यूज होता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट्स टकरा के। अब ये एब्जॉर्ब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करती है, और कुछ रिफ्लेक्ट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट एनर्जी ही आपको दिखेगी। कुछ तो डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट पे यही होता है जब भी उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करता है कि रेडिएशन किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है आफ्टर बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग क्या है, वापस जो लाइट जा रही है वो बात है। ठीक है, एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब बोलोगे पानी से जैसा लाइट निकलेगा जमीन से तो वैसा लाइट नहीं निकलेगा ना, दोनों चीजों में फर्क है। वही वो बोल रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों होता है, याद रखना। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, फिर सरफेस रफनेस। अब सरफेस रफनेस क्या है ये भी मैं बताता हूँ। देखो क्या होगा कि सरफेस रफ है, ये है सरफेस। ठीक है, अब लाइट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे चला जाके वो ऐसे मुड़ जाएगा, तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं चीजें। ठीक है, कोई भी चीज ठीक से दिखने के लिए वो क्या होना चाहिए, ऐसे इंसिडेंट होगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा तभी आपको दिखेगा। तो रफनेस अगर चेंज हो रहा है, मतलब अगर ये रफ ऐसे ऐसे हो जा रहा है तो भी दिक्कत है। तो लाइट इंसिडेंट होके किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो क्रिटिकल एंगल में तो 90 डिग्री में चली जाती है। क्रिटिकल एंगल पढ़ो भाई। अब ज्यादा फिजिक्स में नहीं बताना चाहता, आप क्रिटिकल एंगल के बारे में समझो। नॉर्मल से 90 डिग्री से क्रॉस करते हुए निकलेगा तो लाइट तो आपको दिखेगा ही नहीं, जो पढ़ा है आपने रिफ्रैक्शन में। तो रफनेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के रफनेस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहां से एनर्जी निकलेगा। ठीक है, फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑब्वियस है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना अगर बेंड कर दोगे, इतना बेंड करके लगाओगे तो उसी लाइट में वापस चला जाएगा ना। देखो ये ऑप्टिक्स है, सिंपल ऑप्टिक्स है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ो भाई ऑप्टिक्स जाके +2 का। लाइट उसी रे में वापस चला जाएगा, अगर वैसा डालोगे तो उसमें वापस चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी की बात होती है। अब सपोज करो कि एक धुंधला हुआ बैटरी है, बैटरी में टॉर्च, बैटरी है उसका डेड हो गया है, टॉर्च में डाल दिया उसको। ठीक है, जब ऑन करोगे तो जो लाइट पड़ेगा वो इतना हल्का पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करेगा, वो वहीं डिफ्यूज हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट जो है किसका, रेडिएशन का, वो तो खत्म। तो डिफ्यूज हो गया, तो अगर कोई लाइट डिफ्यूज हो गया तो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी अंधेरा रहेगा। तो बात वही है ना कि इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिफ्लेक्शन बन के आएगा। क्योंकि डिफ्यूज और एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरीके से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। तो इसीलिए इंटेंसिटी की बात करिए। तेज रोशनी तेज रिफ्लेक्टेंस, कम रोशनी कम रिफ्लेक्टेंस। फिर आता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ऑब्वियस है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन तो आपको पता ही है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका वेवलेंथ कम है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करके भागेगा, ब्लू का कम है तो ब्लू कम रिफ्लेक्ट होगा। इतना तो आपको पता है। ठीक है, ये तुम्हें बताऊंगा नहीं। अब बात करते हैं हमारे एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डिवाइड होता है एब्सॉर्ब, एमिटेड एंड रिफ्लेक्शन में। जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो इस तरीके से डिवाइड होती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है। आप बस समझो फॉर्मूला को, डेफिनेशन समझो, प्रिंसिपल्स में क्या क्या होते हैं ये समझो। क्योंकि असर्शन रीजनिंग में पूछ देगा कि ये 4 प्रिंसिपल है, अब ये 4 प्रिंसिपल में से कौन कौन से हैं ट्रू है, ये पूछ देगा। तो एग्जाम में आएगा तो ये आप बताओगे कि हाँ यही 4 प्रिंसिपल हैं, तो ये इस तरीके से होता है, बिहेव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर्स लिए हैं। आप देखो यहाँ पे फिगर्स, ये जो आपको दिखा रहा है ये फ्लाइट दिखा रहा है। देखो फ्लाइट से कैसा कलर आ रहा है, ये पिक्चर जो बन के आ रहा है ये ऑरेंज कलर का बन के आया। देखो ऑरेंज बन रहा है, ऑरेंज बन रहा है यहाँ पे। ये फ्लाइट का फिगर है 1 2 एंड 3, ये फ्लाइट के फिगर है। अब उस पे भी ये देखो कि फ्लाइट को मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूँ और पास कर रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ। देखो कितना कितना जूम करके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जूम भी कर सकते हो, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग में बहुत सारी खासियत है। आप जूम करके थोड़ा बड़ा कर सकते हो इमेज को, कम भी कर सकते हो। रिमोटली सेंस कर रहा हूँ मैं सब चीजें, समझ में आ रहा है। फिर आता है देखो यहाँ पर टेनिस कोड है, ये पिंक कलर में दिख रहा है।
फोर्थ पोजीशन टेनिस कोर्ट है, रिवर है, इसको भी डिटेक्ट किया, देखो ब्लू ग्रीन अलग कलर, ठीक है, बिल्डिंग्स अलग तरीके से दिख रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि जो हर एक स्पीसीज और थिंग है अर्थ पे, उसका एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है विद स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ होता है, जो कि एक अलग तरीके का स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स देता है। अब इसको स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेंस देता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स बोलते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से किस तरीके की एनर्जी निकल रही है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया। फिर आगे बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ये कहानी दोबारा मेरे को बताने की जरूरत नहीं, स्टिल आई विल टेल यू कि क्या होता है कि शुरुआत गामा से हो रही है, कितना है 0.001 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है ये भी याद कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे इतने मूर्ख होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता है कि 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है। सॉरी, मूर्ख नहीं, मतलब याद नहीं होगा उनको इसलिए वो ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन याद जरूर करो, ठीक है। मूर्ख तो कोई बच्चा नहीं होता है भाई, बस उसको भूल जाता है। तो भूलने की जो बीमारी है उसको ठीक करें और याद करें, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। 10 नैनोमीटर जो होता है हमारा, फिर कितना होगा, अगर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होगा तो 10 नैनोमीटर कितना होगा, 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करना आगे, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से डिवीजन हुआ है, गामा रे इतने से इतना रेंज, एक्स रे, फिर यूवी, फिर इंफ्रा, फिर रेडियो, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। रेडियो वेव्स पे भी रडार आएगा, टीवी आएगा, एफएम मोड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर एएम, ठीक है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी किस तरफ इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, भाई याद करो क्या फॉर्मूला पड़ा है, एनर्जी इक्वल टू Sc/λ, ठीक है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा था, E इक्वल टू Sc/λ, जहां पे C/λ क्या है, न्यू, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये पढ़े हो। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और लैम्ब्डा तो वेवलेंथ है, इतना तो पता ही है। तो ये कहानी अगर पता है तो ये कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब विजुअल स्पेक्ट्रम देखो 400 से 750 है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी आप अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या होता है कि अब इंटरेक्शन होता है, क्या इंटरेक्शन होता है ये भी जानो, कि इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होता है, जब एनर्जी वापस जाती है, कहाँ से, टकरा के वापस जा रही है। अब देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आ रही है तब भी टकरा रही है, और जा रही है तब भी टकरा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ईएमआर वेव्स नीचे आ रहा है तो भी ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है रास्ते में, स्कैटर भी हो जा रहा है, सब चीज हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे स्कैटर भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, ठीक है, क्लाउड से भी टकरा के स्कैटर हो जा रहा है, फिर यहाँ पे टकरा के स्कैटर, फिर यहाँ पे स्कैटर हो रहा है, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर स्कैटर हो रहा है, एमिशन हो रहा है, इस तरीके से। तो आपका हर पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हर गैस मॉलिक्यूल जो मौजूद है, वो क्या कर रहा है, वो स्कैटरिंग शो कर रहा है, टकरा रहे हैं और स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है। अब आप बात करोगे सर कि जैसे कि हम अगर बात करें कि जो आकाश होता है वो हमको उस तरीके से क्यों दिखता है, ठीक है, सूरज जब ढल रहा होता है तब भी वो उस तरीके से क्यों दिखता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है ये सब स्कैटरिंग है। स्कैटर मतलब समझते हो, स्कैटर मतलब फैलना, ठीक है, स्कैटर होना। तो जैसे ही आप देखते हो आसमान में तो आपको दिखता है कि वो ब्लू कलर का है। क्यों दिखता है आपको ब्लू कलर, ऐसा क्यों है कि वो ब्लू कलर दिखता है, अब ये जाके आप पढ़ो, अब ये आपका काम है, यही सब तो आपको जानना है कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, ठीक है, व्हाई इट इज शोइंग ए ब्लू कलर, ये आप समझो, ठीक है। वो फेनोमेना क्या है, आई कैन ओनली टेल दैट इज स्कैटरिंग, वो स्कैटरिंग है, ठीक है, वो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है।
वैसे ही सूरज की जो रोशनी है वो भी अलग अलग एयर मॉलिक्यूल से टकरा के स्कैटर होके दिखता है हमको, ठीक है। तो जो भी रोशनी आती है या वापस जाती है, वो क्या होता है कि अगर उसके रास्ते में कोई एक पार्टिकल आए या कोई एक लार्ज एयर मॉलिक्यूल आए, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो डेविएट हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये इस पाथ में आ रहा है लाइट और यहाँ पे कोई पार्टिकल इसको मिल गया, या इधर ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे स्कैटर हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और नहीं तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीन चीजें होती हैं। तो हर रोशनी जो आ रहा है अर्थ पे, ऐसा तो जरूरी नहीं कि वापस चला जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही जो प्रोसेस है इनके बीच में एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग की, यही प्रोसेस हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दिखता है अलग अलग एनर्जी सोर्स के माध्यम से। तो इसको हम इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वो एक तरीके से एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी का इंटरेक्शन इस तरीके से एटमॉस्फेयर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल रीड मच मोर अबाउट स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होता है, हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे कि मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं अर्थ पे वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देन वी विल रीड अबाउट दी सेंसर्स, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस रिमोट सेंसिंग का लेक्चर हम लोग करेंगे। तो इसके साथ जिनको दिक्कत हो रही है रिमोट सेंसिंग में, वी विल क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स, ठीक है, कि आपके जो जो डाउट्स होंगे, और बाकी आप एक्स्ट्रा डाउट पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो, हर चीज़ को इंटरप्रेट करो अपने लैंग्वेज में। मैंने भी जो यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं सारी की सारी अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया है और समझाया है, फिर बताया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे और इसको इंटरप्रेट करिए और समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।